हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब एकदम सामान्य सेंटेंसेस जो होते हैं जिनमें केवल ता ती या प्रेजेंट का कोई रूल नहीं होता। सिंपली हम कहते हैं जैसे कि वह महान है, ये लड़का है, वो लड़की है, यह बैग है। ऐसे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज एम आर। इज एम आर जो कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज होती है, लेकिन उनकी मेन वर्ब जो होती है उसमें आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ किया जाता है। लेकिन कंटिन्यूस सेंटेंस में आईएनजी यूज़ करते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आइए आज आपको ले चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा आज का टॉपिक होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट मतलब सामान्य वर्तमान काल, मतलब आज के टाइम में जो प्रेजेंट में हम जो करते हैं वो कार्य। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे कि हमने लिखा कि यह एक गाय है, यह एक गाय है। इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लो पहले। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होंगी वो होंगी इज, एम, आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम एंड आर, ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में इज का यूज़ और एम का यूज़ और आर का यूज़ कैसे किया था उसको वन बाय वन हम डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे नंबर वन, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को जब तक हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर पाएंगे, सिंगुलर और नंबर जब तक नहीं आपको क्लियर होगा तब तक आप हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम कैसे करते हैं। इज हमारा सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन के लिए यूज़ किया था। इज सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन के। सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन भी हमने आपको एक्सप्लेन की थी। वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर एंड मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। वन थिंग मतलब एक चीज़ के लिए। इस सिंगुलर नंबर मीन्स होता है वन थिंग, मतलब एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान, मतलब किसी एक चीज़ का जहाँ पर डेफिनेशन डिफाइन किया जाए, एक चीज़ के बारे में बात की जाए, वहीं पे सिंगुलर नंबर होता है। और सिंगुलर नंबर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे सिंगुलर नंबर इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर। आपसे अगर कोई पूछ ले कि इज का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? इज एक वचन के लिए किया जाता है। सिंगुलर नंबर मीन्स होता है एक वचन। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जब कभी भी हम इज का यूज़ करेंगे तो एक वचन के साथ करेंगे, मतलब एक चीज़ की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर हम इज का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया यह एक गाय है, यह एक गाय है, यह एक गाय है। ठीक, तो यहाँ पे एक आ गया, सीधी सी बात कितना आ गया? एक। तो एक मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है? एक वचन। क्या शो कर रहा है? एक वचन। मतलब एक वचन की बात हो रही तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी उठाएंगे? इज। हमने क्या कहा था? वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, मतलब जहाँ पर एक चीज़ शो करेगी वहाँ पे हम एक वचन मतलब इज का यूज़ करेंगे। एक वचन के साथ किसका यूज़ करेंगे? इज का यूज। देखिए जैसे हमने इसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, दिस मीन्स क्या होता है? यह दिस हेल्पिंग वर्ब उठा लेते हैं इज, दिस इज आ और काऊ। आ मीन्स एक और काऊ मीन्स गाय, मतलब दिस इज अ काऊ। हेल्पिंग वर्ब हमने एक वचन, आ काऊ मतलब एक गाय है, आ काऊ मतलब एक गाय है, तो हम किसका कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं? इज का यूज़ कर रहे हैं। नंबर टू, जैसे हमने लिखा वह एक कुत्ता है, वह एक कुत्ता है। अब देखो फिर से एक आ गया, वह एक कुत्ता है। जहाँ पे तुमको एक वर्ड पता चले, एक आ जाए, बस बेसिकली आप समझ जाइए कि यहाँ पे एक चीज़ की बात हो रही, मतलब सिंगुलर नंबर का हमारा सेंटेंस है। सिंगुलर और प्लूरल पढ़े हो ना? सिंगुलर मीन्स एक और प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पे एक आ गया, सीधी सी खुल के आ रहा है, एक लिख के आ रहा, तो दैट मीन्स क्या होता है? वह। तो यहाँ से दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह, तो वह के लिए हम पहले दैट लिखते हैं और जस्ट सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है एक के लिए, तो दैट इज। और एक के लिए क्या लिखते हैं? आ। एक के लिए आ। और डॉग मीन्स कुत्ता। हमेशा ऑब्जेक्ट वर्ड बिगिनिंग लेटर कैपिटल होगा, बाकी लास्ट के लेटर सारे जितने होंगे वो स्मॉल होंगे। अगर बीच में प्रॉपर वर्ड आता है तब हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट
आगे देखते हैं, और सारे एग्जाम्पल होंगे सिंगुलर के, बहुत सारे, मतलब जहाँ पर एक की बात होगी, जैसे रीना एक लड़की है, रीना एक सुंदर लड़की है, रीना एक सुंदर लड़की है, रीना एक सुंदर लड़की है। अब देखो भाई, रीना अकेली ही तो है, यहाँ पे रीना क्या है, अकेली ही तो है, और यहाँ भी एक दिख रहा है, एक दिख रहा ना, तो एक हमने क्या था, सिंगुलर नंबर, एक क्या है, सिंगुलर नंबर। तो देखो भाई, हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। जैसे हमने लिखा रीना, तो रीना इकलौती है यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब इज, तो रीना इज एक के लिए एक के लिए और सुंदर के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हैं, सुंदर के लिए एडजेक्टिव हम ब्यूटीफुल का यूज करते हैं, किसका, ब्यूटीफुल का। तो रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल, कोई भी जहाँ पर आ का यूज मतलब एक का यूज होगा, वहाँ पे सिंगुलर नंबर आना ही आना है, ठीक है। बहुत सारी भैया कंफ्यूजन, बहुत सारी परेशानियाँ को झेलते हुए हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी आपको दिक्कतें होंगी उनके लिए हम क्षमा चाहेंगे, पर अपना प्रेजेंटेशन हम अच्छे से अच्छा दे रहे हैं। बाकी वो तो परिस्थितियाँ आती और जाती रहेंगी, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, जैसे वह एक बैल है, वह एक बैल है। जहाँ पे हमने क्या हुआ था, जहाँ पे एक की बात होगी वो क्या होगा, एक वचन का सेंटेंस होगा। एक की बात मतलब एक वचन, मतलब सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इज होता है। सिंगुलर नंबर की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज होगा। तो हमेशा दैट को किससे डिनोट करते हैं, वह को हम दैट से डिनोट करते हैं, और दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी इज लगेगी, क्योंकि दिस और दैट सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन होते हैं, दिस और दैट सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन होते हैं। तो दैट इज और आ के लिए एक, दैट इज अ, और ऑक्स के लिए अभी आ रखे हैं हमने यहाँ पे क्या रखा, आ। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज होते हैं। तो दैट इज अ, अब बैल की इंग्लिश क्या होती है, ऑक्स, तो यहाँ पे आ रखे या एन रखें, एन, तो दैट इज एन ऑक्स, है ना, समझ में आ रहा है, दैट इज एन ऑक्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम रखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, जैसे वह एक कुर्सी, वह एक कुर्सी है। अब वह एक कुर्सी, फिर से एक आ गया और वह आ गया, जहाँ पर यह और वह आएगा मतलब एक चीज़ की बात। अगर एक नहीं भी आता है तब, अगर यह और वह आता है तब हम क्या करेंगे, इज का ही प्रयोग करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। तो देखो वह आ गया, तो दैट और हेल्पिंग वर्ब इज, और आ के लिए पहले हम एक के लिए आ रख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड का देखते हैं फर्स्ट लेटर होता क्या है। तो सबसे पहले हम चेयर राइट करेंगे, चेयर में इस कुर्सी होता। अब सी कॉन्सोनेंट है तो आ रहने देते हैं, सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया। तो ये रहा हमारा इज का यूज। आगे देखते हैं, सेकंड हमारी हेल्पिंग वर्ब है आई एम। सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, आई एम। उठाते हैं भाई आई एम को, आई एम। आई एम इज ऑलवेज यूज्ड फॉर आई, आई एम इज ऑलवेज यूज्ड फॉर आई, लाइक दैट। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर आई आ रहा तो आई के साथ हम हमेशा हर सिचुएशन में आई एम का ही यूज करेंगे। जैसे आई एम इज ऑलवेज यूज्ड फॉर, आई एम इज ऑलवेज यूज्ड फॉर आई। आई एम जो है हमेशा आई के लिए यूज किया जाता है। कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर आई आ रहा है, जैसे मैं आ रहा है, आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में मैं आता है तो मतलब आई है ना, मैं, आई मीन्स मैं, तो मैं क्या है,
मैं अगर जहाँ पे आ रहा तो हम आई यूज़ करेंगे, तो आई के लिए हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब आई एम यूज़ करते हैं, चाहे जैसा सेंटेंस हो। हर सिचुएशन में हम लोग मतलब कहते हैं ना, इनकी मतलब परफेक्ट, इनकी वो क्या कहते हैं कि इनका मतलब इनके साथ वो हो गया है, जैसे नहीं कहते किसी चीज़ का कोई चीज़ परमानेंट हो जाता है ना, तो वैसे इनके लिए हेल्पिंग वर्ब परमानेंट हो गई है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी परमानेंट हो गई है? आई एम। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी। आई को प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं, बट प्लूरल होता नहीं क्योंकि उसमें एक ही की बात होती है। आई को प्लूरल में रखा गया, बट ये सिंगुलर की बात करता है, ठीक है। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यूज़ हुआ तो लास्ट में हूँ आना तय है। अगर आई यूज़ हुआ, मैं यूज़ हुआ, तो मैं के साथ हूँ आना अनिवार्य है। मैं है तो कह नहीं सकते कि कह सकते हो मैं एक विद्यार्थी है, मैं एक विद्यार्थी है, सेंटेंस आपको प्रॉपर लग रहा है? बेवकूफ़ मानेंगे लोग तुमको, कहेंगे तुम्हारा जो तुम्हारी जो लैंग्वेज ही नहीं सही है। अगर मैं एक विद्यार्थी है कह दूंगी तो सेंटेंस आपका रॉन्ग जाएगा। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ मतलब आई के साथ हमेशा हूँ होता है, तो समझ लो एम की हिंदी क्या, एम की हिंदी क्या होगी? एम मीन्स होता है हूँ, एम मीन्स हूँ, और इज मीन्स होता है। ये भी कई तरीके का है होता है, इज मीन्स है, और आर मीन्स होता है, आर मीन्स है होता है, आर मीन्स है होता है, इज मीन्स है होता है, और एम मीन्स हूँ होता है। तो जिस सेंटेंस में हूँ आएगा तो हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। ट्रिक पकड़ो, अगर मैं आ रहा है तो मतलब मैं के लिए आई लिखते हैं, हाँ मैं के लिए आई लिखते हैं, तो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमारी एम यूज होती। अगर यहाँ से आपको ट्रिक समझ में नहीं आए तो लास्ट में अगर हूँ आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब एम रखेंगे क्योंकि एम माने हूँ होता है, ठीक। फिर एक के लिए हमेशा अगर ऑब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल है तो हम एन रख देंगे, अगर ऑब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम आ रख देंगे। तो विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? एस है, एस कॉन्सोनेंट है तो आ रख देंगे। अगर यहीं पे एस ऑब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता? वाउल होता, तब क्या करते? आ के जगह पे एन कर देते। तो बेसिक इसकी एक वो शॉर्ट की पकड़ना कि अगर मैं है तो मैं के लिए आई रखते, तो आई के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? एम। अगर यहाँ से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो लास्ट में अगर हूँ आता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम रहेगी, ठीक। जैसे अगला सेंटेंस लिख देते हैं, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। क्या? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। जैसे मैंने लिखा मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अब देखो आ गया हूँ कि नहीं? जहाँ मैं आया वहाँ हूँ का आना अनिवार्य है। अगर मैं आया है तो मैं के साथ हूँ का आना अनिवार्य। कहते नहीं है भैया कि वो रिजर्वेशन हो गया इनका, इनके साथ मैं के साथ हूँ का रिजर्वेशन, मतलब आई के साथ एम का रिजर्वेशन हो गया है कि ये इन्हीं के साथ रिजर्व रहेंगे, ठीक। तो जैसे मैं लिखा है तो मैं के साथ, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई, और आई के साथ हमेशा हमने क्या बताया? एम, आई एम। तुरंत आई के साथ एम लगा दो। आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ? छोटा भाई, यंगर ब्रदर। जब किसी इंसान के लिए, रिलेशन के लिए हम छोटे के लिए और बड़े के लिए कुछ वर्ड यूज़ करते हैं तो छोटे के लिए यंगर और बड़े के लिए एल्डर। तो छोटा भाई मतलब यंगर ब्रदर। आई एम, और तुम्हारा, मैं हूँ तुम्हारा, आई एम योर, आई एम योर छोटा भाई, यंगर ब्रदर, YOUNGER और BROTHER। आई एम योर यंगर ब्रदर मतलब मैं हूँ तुम्हारा छोटा भाई। ऐसे सेंटेंस पकड़ा करो, ठीक है। मैं हूँ तुम्हारा छोटा भाई, तो आई एम मैं हूँ, योर मतलब तुम्हारा, और यंगर मीन्स छोटा, और ब्रदर मीन्स भाई। छोटे भाई के लिए यंगर यूज़ करना और बड़े भाई के लिए एल्डर यूज़ करते, चाहे बड़ी बहन हो या बड़ा भाई। अगर छोटी बहन है तो यंगर सिस्टर, और बड़ी बहन है तो एल्डर सिस्टर, ठीक। तो ये बड़े और छोटे के लिए, छोटे के लिए यंगर और बड़े के लिए एल्डर, चाहे वो सिस्टर हो या फिर ब्रदर, ठीक। अगला सेंटेंस रख लो, मैं माली हूँ, मैं
एग्जाम्पल रखो, मैं हूँ नहीं माली भाई, आई एम ए टीचर, मैं माली नहीं हूँ, आई एम ए टीचर, ठीक है। तो मैं माली हूँ, एज ए एग्जाम्पल रख रहे हैं, मैं माली हूँ, एक नहीं आया यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने क्या बताया, आई हमेशा एक के लिए यूज होता है, आई हमेशा एक के लिए, और यहाँ पे कंफ्यूजन नाम की चीज़ ही नहीं, क्योंकि हमको इज और आर से कोई मतलब ही नहीं, हमारी हेल्पिंग वर्ब आई एम है, हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब चूज कर ली है, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई आ रहा है तो आ रहा है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आई के साथ हमेशा हूँ आ रहा है, तो आई एम गार्डनर, माली को क्या कहते हैं, गार्डनर, आई एम गार्डनर, सेंटेंस जैसे मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ। अब देखो भाई, हमेशा हर सेंटेंस में मैं के साथ हूँ आ रहा है, मतलब आई एम टीचर, आई एम टीचर, मैं हूँ अध्यापक, मैं हूँ अध्यापक, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। अभी इसमें निगेटिव भी आएंगे, ठीक है, देखते जाइए। जैसे वहीं पे हमने इज का ही यूज, आर को इज का ही ले लेते हैं, जैसे हमने इज का यूज किया था, इज का यूज किया था, तो इज के साथ वो तो पॉजिटिव सेंटेंस हमने बताया, या एक कुत्ता हुआ, एक बिल्ली है ना। तो अभी हम इसको निगेटिव जो बना लें, निगेटिव जैसे हमने यहाँ पे कहा, वह एक कुत्ता नहीं है, वह एक कुत्ता नहीं है, वह एक कुत्ता नहीं है, नहीं शब्द आ गया, मतलब नॉट लगेगा किसके बाद, वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे एक वचन है तो वह के लिए दैट, वह के लिए दैट, और दैट के जस्ट बाद एक वचन के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, इज। अब जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, ही दैट इज नॉट, और एक के लिए आ, और डॉग के लिए, सॉरी कुत्ता के लिए डॉग, तो दैट इज नॉट अ डॉग, वह एक कुत्ता नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, सिंपल सेंटेंसेस में, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इज के साथ, सॉरी एक वचन के साथ इज लगाते, लेकिन अगर वही अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव में चेंज हो जाता है, सिंगुलर नंबर का अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव में चेंज हो जाता है, तो हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब इज के साथ नॉट तुरंत लगा देते हैं, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट, और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, जैसे वह एक चाबी है, वह एक चाबी नहीं है, वह एक चाबी नहीं है, ठीक। अब देखो नहीं आ रहा है, निगेटिव मार्किंग कर रहा है, यहाँ पे निगेटिव मार्क कर रहा है ना, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं, दैट, दैट के बाद दैट के साथ हमेशा दिस, और दैट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, क्योंकि ये दोनों एक वचन के प्रोनाउन है। तो दैट इज नॉट, दैट इज नॉट आ की, दैट इज नॉट आ की, वह एक चाबी नहीं है, या वह चाबी नहीं है, ठीक। तो हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा, ये तो निगेटिव हो गया, ये तो निगेटिव हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब सबसे पहले क्वेश्चन किया जाएगा, इंट्रोगेटिव का मतलब सबसे पहले प्रश्न किया जाएगा कि क्या ये कुत्ता है, क्या यह एक कुत्ता है, इज दिस अ डॉग, इज दिस अ डॉग, कहेंगे क्या, ध्यान से बाबू, ध्यान दे के नोट करिएगा, और ध्यान नोट करना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट आपके लिए समझना। जैसे आपसे क्वेश्चन कर रहा है, पहले हमने पॉजिटिव पढ़ा, पॉजिटिव में सीधी सी करें यह एक कुत्ता है, अगर निगेटिव होता है तो करिए ये कुत्ता नहीं है। अब इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न कर रहा है, कंफ्यूजन में है कि क्या ये कुत्ता है, क्या यह एक कुत्ता, क्या यह एक कुत्ता है। और हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रश्न किया जा रहा है, क्या से, शुरुआत में जब क्या जैसा शब्द आएगा, केवल और केवल क्या आएगा, तो समझ लीजिएगा इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा क्या से शुरू होते हैं, प्रश्न करते हुए शुरू होते हैं,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा प्रश्न करते हुए शुरू होंगे, मतलब क्या से शुरू होंगे, क्या टाइप वाले क्वेश्चन, व्हाट टाइप वाले क्वेश्चन जो होंगे वो कहाँ से शुरू होंगे, क्या से शुरू होंगे। क्या मतलब, हेल्पिंग वर्ब, व्हाट नहीं लगाना है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ये मतलब एक की बात हो रही तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी आएगी, इज और यह, दिस, इज दिस आ डॉग, बस सेंटेंस क्लियर। इज दिस अ डॉग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आ, फिर डॉग। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी बीच से निकल के बाहर आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब वाट, क्या को वाट से नहीं प्रेजेंट करेंगे, क्या को हम वाट से नहीं प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम सेकंड टाइप में आएंगे, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, जब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में आएंगे तब हम व्हाट, व्हाई, व्हेन जैसे वर्ड का यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। लेकिन ये हमारा नॉर्मल इंट्रोगेटिव मतलब फर्स्ट टाइप है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पिक आउट करते हैं बाहर। जैसे हमने कहा दिस इज अ डॉग, फिर कहा दिस इज नॉट अ डॉग, फिर कह रहे इज दिस अ डॉग, क्या मतलब कंफ्यूजन होती तो क्लियर करते ना, क्या ये वही लड़की है, तो क्लियर कर रहे हैं कंफ्यूजन। इज दिस अ डॉग, क्या ये कुत्ता है, मतलब किसी किसी को कम दिखता है ना, या कोई क्लियरिफाई नहीं होता कि बाहरी विलायती डॉग होते तो देखने में बड़े अजीब लगते हैं, तो क्या ये कुत्ता है, दूर से देखो तो कंफ्यूजन रहती ना, तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करते क्या ये कुत्ता है, तो ये इज दिस अ डॉग, क्या ये कुत्ता, मतलब सीधी सी बात, आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर लानी है, फिर सब्जेक्ट, फिर आ या फिर एन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, इसी तरीके का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी अभी। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, क्या वह एक, नॉर्मल वर्ड उठाते हैं, थैला है, क्या वह एक थैला है। और एक बात, अगर क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है या क्या बाहर आ रहा है या फिर क्या कब क्यों कहाँ बीच में आ रहा, तो क्वेश्चन किया जा रहा है, सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चलना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन किया जा रहा है मतलब क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि नॉर्मल बेसिक सेंटेंसेस में हम लोग किस मार्क का यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड या किसी प्रश्न, किसी सेंटेंस में प्रश्न किया जाएगा तो वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। लाइक दैट, क्या वह एक थैला है, तो पूछा जा रहा है आपसे ना कि क्या वह एक थैला है, तो आपको आंसर देना, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न किया। मम्मी कहती नहीं कहाँ गए थे, तो क्वेश्चन, आप कहाँ गए थे, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आपको आंसर देना होता। बिना आंसर, अगर आंसर नहीं दे तो बेत खोपचे में ले जाके जो मार देते हैं कि मम्मी का मार सबको 2 दिन तक याद रहता है ना। तो क्या वह एक थैला है, प्रश्न किया जा रहा है, अगर आपको क्लियरिफाई है तो आप आंसर दो, तो हम लोग आंसर नहीं यहाँ देंगे, यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। आंसर देने का टाइम आएगा तो आंसर भी, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं क्या वह एक थैला, अगर आपसे कोई आंसर पूछे क्या वह एक थैला है, तो जैसे आपको पता हो कि नहीं वो थैला नहीं है, वो वहाँ पे शूज़ का डिब्बा है, द बॉक्स ऑफ शूज़ है, तो क्या अगर आपको आंसर देना तो इंग्लिश में कैसे देंगे, नो, इज दैट नॉट अ बैग, वो बैग नहीं है, इज दैट नॉट अ बैग, वो बैग नहीं है। अब हमको आंसर नहीं देना, हमको क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप तो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो एक वचन का है तो हेल्पिंग वर्ब कौन से रखेंगे, इज और दैट, ये इतना याद रखना, बिगिनिंग लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारा का सारा स्मॉल होगा। इज दैट अ बैग, इज दैट अ बैग। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि सेंटेंस हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इंट्रोगेटिव टाइप का है, तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं आर का यूज, ऐसे ही एम में, एम का भी यूज कर लेते हैं, इज का यूज किए हैं, एम में भी देख लेते हैं दोनों टाइप में। जैसे मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, अभी पॉजिटिव था तो क्या कह रहे थे, मैं विद्यार्थी हूँ। अब यहाँ पे निगेटिव आ रहा, जहाँ पे नहीं आएगा मतलब निगेटिव मार्क कर रहा है, तो मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, तो नहीं आ गया मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव में नॉट का यूज़ करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, मैं के लिए आई, तो आई और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ आई एम जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई एम नॉट स्टूडेंट, है ना, आई एम नॉट स्टूडेंट। यहाँ पे आ लगा देते तो सेंटेंस रीडिंग करने में ज़्यादा बेटर होता है। तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। आई एम अ फार्मर, आई एम ऑक्यूपेशनिस्ट, आई एम डेंटिस्ट, मतलब जो भी है, ठीक है।
तो आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। नेक्स्ट, मैं किसान नहीं हूँ, अगला ले लो, मैं किसान नहीं हूँ। सिंपल सी बात, फिर से आ गया, मैं के साथ हूँ, मतलब आई मीन्स मैं और एम मीन्स हूँ। तो पहले लिख लेते हैं आई, फिर लिख लेते हैं एम। ये तुक्का पकड़ के रखना, आई के बाद तुरंत एम, आई के बाद तुरंत एम। तो आई एम नॉट, आई एम नॉट अ फार्मर। आ क्यों लगाते हैं? सेंटेंस को क्लियरिफिकेशन देने के लिए, कि ये स्पेसिफिक हो जाए, सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लगे, है ना। तो आई एम नॉट अ फार्मर, मैं किसान नहीं हूँ। अब हो गया, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं इंट्रोगेटिव टाइप का। सेकेंड टाइप में भी अभी बताएंगे। तो ये देखो हमारा हो गया पॉजिटिव और निगेटिव। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव, मतलब फर्स्ट टाइप। जैसे हमने लिखा, क्या तुम किसान हो। अब बताओ भाई, तुम क्या है? बहुवचन का है। तुम क्या है? बहुवचन। अब बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? आर, क्योंकि एक से ज़्यादा जहाँ पर शो करेगा तो ये बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब है। आर जो है, इसकी डेफिनेशन देख लो। पहले ये सेंटेंस बाद में हम करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आर का यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे हमने लिखा आर का, अभी इज और एम का हो गया, आर देखते हैं आर की डेफिनेशन क्या होती है। आर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर प्लूरल नंबर्स प्रोनाउन, प्लूरल नंबर नाउन और प्रोनाउन। जैसे आर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर प्लूरल नंबर नाउन और प्रोनाउन। आर जो होता है वो प्लूरल नंबर के नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए यूज होता है। अगर ही आई वी यू दे, ये सब आई को छोड़कर यू वी दे आता है तो क्या होता है? प्रोनाउन होते हैं। तो उन प्रोनाउन के साथ भी हम आर का यूज़ करते हैं। अगर एक से ज़्यादा पर्सन नेम आ रहे हैं, एक से ज़्यादा पर्सन आ रहे हैं, तो उनके लिए भी हम आर का, मतलब एक से ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपको फील होता है सेंटेंस पढ़ के कि एक से ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? आर, क्योंकि आर का मतलब होता है। और हैं से कंफ्यूज मत ना, क्योंकि हम हैं का यूज़ और भी कई तरीके से होता है। जैसे हम अपने रिस्पेक्टेड को हैं बोलते हैं, हैं बोलेंगे तो क्या होगा? उनकी रिस्पेक्ट डाउन होगी, उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे वो मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी तो सिंगुलर नंबर हुए, क्यों? वो मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी क्या हुए? सिंगुलर नंबर के नाउन हुए। तो हम पिताजी के साथ आर हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि पिताजी तो हमारे वन होते हैं, सिंगुलर होते हैं ना। तो पिताजी को हम रिस्पेक्ट देने के लिए हैं यूज़ करते हैं, बट पापा तो एक ही होते हैं। तो क्या करेंगे? तो जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस हैं के लिए एक देख लेते हैं, वे मेरे पिताजी हैं, ठीक। अब वे देखो प्लूरल का लग रहा है आपको, लेकिन नहीं, रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ किया। अगर यहाँ पे वह भी होता, वह मेरे पिताजी हैं, वो भी सही था, लेकिन ये ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे चलो वह ही कर देते हैं, कन्फ्यूज़न हटा ही देते हैं। वह मेरे पिताजी, कहीं दूर पे खड़े हैं आपके पिताजी, तो क्या करें? दैट इज़ माई फादर, दैट इज़ माई फादर। दूर खड़े हैं, दूर की चीज़ों को किस चीज़ से शो करते हैं? दैट से। दूर की चीज़ों को दैट से शो करते हैं। जैसे हमने कहा दिस इज़ माई मार्कर एंड दैट इज़ माई बुक। दिस इज़ माई मार्कर, तो मार्कर मेरे पास है तो हम दिस का यूज़ करते हैं, और बुक मेरी थोड़ी दूर पे रखी तो हम क्या कहें? दैट इज़ माई बुक। दिस इज़ माई मार्कर एंड दैट इज़ माई बुक। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि पास की चीज़ों के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं और दूर की चीज़ों के लिए दैट का यूज़ करते हैं। तो पापा मेरे थोड़ी दूरी पे हैं, तो किसी को पॉइंट करके बता रहे हैं ना। अब ये पॉइंटर फिंगर है, फिंगर के बारे में किसी दिन बताएंगे। किसी को जब पॉइंट करते हैं तो दूर की चीज़ों को जब पॉइंट करते हैं तो दैट का यूज़ करते हैं। कह रहे वह मेरे पिताजी हैं, तो दैट इज़ माई फादर। अब देखो पापा सिंगुलर है ना, तो हैं लगा है, तो हैं से आप ये कंफ्यूज मत होना कि प्लूरल नंबर का है, क्योंकि पिताजी तो सिंगुलर हैं, एक ही खड़े हैं वहाँ पे। तो दैट इज़ मेरे के लिए माई, दैट इज़ माई फादर, ठीक। ऐसे ही जो रिस्पेक्टेड इंसान होंगे वो मेरे
अध्यापक हैं, वो मेरे बड़े भैया हैं, वो मेरी दीदी है, मतलब अपने से रिस्पेक्टेड जो भी होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हैं से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक। और बाकी अदर सेंटेंसेस में, नॉर्मल बेसिक सेंटेंसेस में तो हमेशा हैं देख के आप सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हो, काम चला सकते हो। लेकिन जैसे ही आपके रिस्पेक्टेड, मतलब आपसे बड़े का कोई ना काम, से वो मेरे बड़े भैया हैं, बड़े भैया हैं बोलोगे तो अच्छा लगेगा। अगर बोल दो वो मेरे बड़े भैया है, बड़ा अजीब लग रहा सेंटेंस ना। तो अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए हम हैं का यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिंगुलर में सेंटेंस रहता है, ठीक। जैसे दैट इज़ माई यंगर ब्रदर, सॉरी दैट इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मेरे बड़े भैया हैं। तो भैया सिंगुल वहाँ पे खड़े हैं, अगर एक से ज़्यादा की, वे मेरे बड़े भाई हैं, वे मेरे बड़े भाई हैं, दोज आर माई यंगर ब्रदर्स, तो वहाँ पे आर लगा सकते क्योंकि वन से ज़्यादा भाई की होने की संभावना होती है। लेकिन पापा वहाँ पे सिंगुलर ही शो करेंगे, मम्मी सिंगुलर शो करेंगी, दादी सिंगुलर। अगर हाँ दोज आर माई ग्रैंड मदर्स, अब दादियाँ कई हो सकती हैं, दादियाँ कई हो सकती, छोटी बड़ी मंझली, है ना। लेकिन फादर के लिए हम लोग, मदर के लिए, फादर के लिए सिंगुलर वर्ड ही यूज़ करेंगे। अगर आपको शो कर रहा है कि कहीं पे दो लोग दिख रहे हैं, तब आपको प्लूरल के लिए आर यूज़ करना है। जैसे अब प्लूरल के लिए आर का हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो। एक ही की बात हो रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, तुम एक की बात हो या दो की, चार, जो भी, क्योंकि तुम प्लूरल है। तुम क्या है, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, यू वी दे, ये किस नंबर के प्रोनाउन है, प्लूरल नंबर के। तो यू वी, जिस दिन प्रोनाउन पढ़ाएंगे उस दिन क्लियर हो जाएगा, यू वी दे, ये प्लूरल नंबर के प्रोनाउन है। अब यू आ रहा मतलब आर यूज़ करेंगे इसके साथ, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आर। तो यू आर माई ब्रदर, कितना इजी हो गया, यू आर माई ब्रदर। अगला देखो, तुम मेरी बहन हो, सिंपल सा यही सेंटेंस उठा लेते हैं, तुम मेरी बहन हो। वही सेंटेंस रिपीट हो गया, भाई का बहन हो गया, मतलब जेंडर चेंज कर दिया, सेंटेंस सेम है। तो यू आर माई सिस्टर, यू आर माई सिस्टर, एकदम सिंपल सा, ठीक। अगला, जैसे हमने कहा वे खिलाड़ी हैं, क्या हैं, वे खिलाड़ी हैं। अब वे की इंग्लिश क्या होती, दे, हमने ऊपर बताया आपको, वी यू दे, प्लूरल नंबर प्रोनाउन, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर। तो वे खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी मतलब प्लेयर आ रहा, प्लेयर तो वैसे भी प्लूरल है, प्लेयर वर्ड, प्लेयर्स जो हैं प्लूरल है, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं मतलब हैं आ रहा, मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, वे प्लूरल नंबर है, वे मतलब एक से ज़्यादा, तो वे प्लूरल नंबर दे, और हैं मतलब एक से ज़्यादा हो रहे हैं, एक होता तो है होता, तो दे आर प्लेयर्स। सीधा अगर बहुवचन है तो हमारा ऑब्जेक्ट कभी सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा, खिलाड़ी का मतलब प्लूरल बन जाएगा। प्लेयर मीन्स क्या होता है, खिलाड़ी, लेकिन एक से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पे सो रहे हैं तो हम एस ऐड करके प्लेयर्स बना देंगे, एस ऐड करके प्लेयर्स कर देंगे इसको, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्लूरल में जा रहा है। वे खिलाड़ी हैं मतलब एक नहीं है, ज़्यादा हैं, तो प्लेयर का प्लेयर्स हो जाएगा, दे आर प्लेयर्स, ऐड करेंगे एस, सेंटेंस कंप्लीट, ठीक। जैसे वे मेरी बहनें हैं, हाँ तुमको हटा दो, वे मेरी बहनें, अब बहन का बहनें हो गया, क्या हो गया, बहनें, यहाँ पे हो का हटा दो, हैं, वे मेरी बहनें हैं मतलब एक से ज़्यादा हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, दोज आर, दे नहीं, दे आर माई सिस्टर नहीं, दोज आर माई सिस्टर, ठीक है, दोज आर माई सिस्टर्स। दूर की बात हो रही है यहाँ पे, सिंगुलर नंबर में दूर के लिए दैट का यूज़ करते हैं, लेकिन प्लूरल नंबर में दूर के लिए दोज का यूज़ करते हैं। जैसे ज़्यादा है तो क्या करते हैं, दोज आर ट्रीज, दोज आर बैलून्स, दोज आर बुक्स। अगर पास होता है, एक से ज़्यादा होता है तो दीज आर काइट्स, दीज आर बुक्स, दीज आर मार्कर्स, दीज आर फैंस,
है ना। पास की चीज़ों के लिए प्लूरल नंबर के लिए दीज, और दूर की चीज़ों के लिए प्लूरल नंबर में दोज, और पास की चीज़ों के लिए सिंगुलर नंबर में दिस, और दूर की चीज़ों के सिंगुलर नंबर के लिए दैट। मतलब हमने क्या कहा था, दिस और दैट, दिस और दैट सिंगुलर नंबर के लिए एक के लिए यूज होते हैं, ये पास के लिए और ये दूर के लिए। और वहीं जब प्लूरल नंबर की बात आती है तो दोज और दीज यूज होता है एक के लिए, वो भी पास हो, सॉरी एक के लिए नहीं, ज़्यादा चीज़ें हो लेकिन पास में हो आपके। और यहीं पे अगर दोज हो, ज़्यादा चीज़ें हो लेकिन थोड़ी दूरी पर हो आपसे, तो क्या करेंगे, दोज का यूज़ करेंगे। अभी हमने बताया दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स, क्योंकि जस्ट मेरे सामने है तो दीज आर मार्कर्स। लेकिन अगर वहाँ पे मेरी बुक्स रखी हुई तो दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। तो वो दूर ज़्यादा हैं लेकिन दूर हैं, और ये तीन एक से ज़्यादा हैं लेकिन मेरे पास है, तो दीज आर मार्कर्स एंड दोज आर बुक्स। ऐसे अगर ये पे वन मार्कर तो दिस इज अ मार्कर एंड दैट इज अ बुक। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अब यहाँ पे निगेटिव बनाते हैं, प्लूरल नंबर का निगेटिव बनाते हैं। जैसे तुम मेरे भाई नहीं हो, यहीं से उठा लो, है से पहले तुम मेरे भाई नहीं हो, निगेटिव सेंटेंस बना डालो इसको तुरंत, तुम मेरे भाई नहीं हो। तो यू, जस्ट यू के बाद हमने कहा था सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, यू आर नॉट माई ब्रदर, यू आर नॉट माई ब्रदर, तुम मेरे भाई नहीं हो, ब्रदर्स नहीं होगा, यू आर नॉट माई ब्रदर। या अभी आता रोहन और सोहन मेरे भाई नहीं है, क्या होता, रोहन और सोहन, रोहन और सोहन मेरे भाई नहीं हैं, मेरे भाई नहीं हैं। देखो प्लूरल नंबर है आ रहा है एक से ज़्यादा, ये मेरी किताबें हैं, ये मेरे खिलौने हैं। अगर एक होता ये मेरा खिलौना है, ऐसा बोला जाता है ना, तो एक से ज़्यादा होगा वहाँ पे हैं बोला जाएगा। तो रोहन और सोहन मेरे भाई नहीं, तो क्या लिखेंगे, रोहन एंड सोहन। अब सोचो भाई, बीच में हमने एस कैपिटल क्यों किया, क्योंकि रोहन और सोहन क्या है, प्रॉपर नंबर के नाउन है। किस नंबर के नाउन है, प्रॉपर नंबर के नाउन है। तो रोहन और सोहन, तो रोहन का आर तो वैसे भी कैपिटल है क्योंकि ये बिगिनिंग लेटर है सेंटेंस का। कोई भी सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड आएगा तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रखते हैं, मजबूरी है क्योंकि यही रूल है। लेकिन बीच में हमने एस कैपिटल क्यों किया, क्योंकि सोहन भी प्रॉपर नाउन है। क्या है ये, इंडिविजुअली किसी बॉय को इंडिकेट कर रहा है। तो रोहन एंड सोहन, रोहन और सोहन मेरे भाई ने, रोहन एंड सोहन आर। अब ये इतना सब्जेक्ट हो गया हमारा, जस्ट इसके बाद आर, उसके बाद नॉट, और माई, मेरे के लिए माई, और भाई के लिए अब यहाँ पे प्लूरल का ब्रदर्स बना देंगे, ब्रदर का ब्रदर्स, क्योंकि यहाँ पे 1 and 2 दो लोग सो हो रहे हैं कि नहीं। तो रोहन एंड सोहन आर नॉट माई ब्रदर्स। इतना क्लियर। आगे देखिए, अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं, इंट्रोगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को पिक आउट करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब को पिक आउट कर लेंगे। जैसे क्या ये पतंगे हैं, क्या ये पतंगे हैं, क्या ये पतंगे हैं। अगर पतंग होता, पतंगे से ही लगा लो दिमाग कि यहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं पतंगे, क्योंकि किसी एक पतंग को हम लोग पतंगे नहीं बोलते, क्यों, पतंग बोलते हैं। बेसिकली एक चीज़, एक पतंग होगी तो क्या बोलेंगे, पतंग। लेकिन यहाँ पे पतंगे आ रहा, मतलब ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन का है। क्या ये पतंगे हैं, मतलब यहाँ से भी प्लूरल पता चल रहा है और यहाँ से भी प्लूरल पता चल रहा है, और ये से तो पता ही चल रहा है क्योंकि ये मतलब दीज, ये मतलब दीज। तो सबसे पहले इसकी अगर प्लूरल का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। क्या लगेगी, आर। तो आर दीज काइट्स, आर दीज काइट्स। कन्फ्यूज़न है ना। क्यों कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अभी पास्ट सेंटेंस हो रहा है ना इसमें इंटरोगेटिव का। तो कह रहे क्या ये पतंगे हैं। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस हमारा बहुवचन का है, अगर सेंटेंस हमारा बहुवचन का है तो क्या करेंगे,
हमने क्या कहा था, बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा आर लगाएंगे, बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। तो जब इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर पिक आउट कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आर दीज काइट्स, क्या ये, आर मतलब क्या, और दीज मतलब ये, और काइट्स मतलब पतंगे। आर दीज काइट्स, क्या और हैं दोनों को ये शो कर रहा है यार, क्या ये पतंगे हैं। तो आर दीज काइट्स। अगला देखो, क्या ये क्या ये पेड़ हैं, क्या ये पेड़, अब पेड़े नहीं लिख सकते पेड़ का, ठीक है, नहीं तो पतंगे देख के पेड़े बोलो, नो, क्या ये पेड़ हैं, ठीक। तो क्या करोगे, हाँ सेंटेंस क्या करो, पेड़ों बोल सकते बट पेड़े नहीं बोल सकते, पेड़े बोलोगे तो वो स्वीट्स में आ जाएगा, पेड़े, है ना। तो ये क्या ये पेड़ हैं, सेंटेंस में पहला वर्ड हमारा क्या आ रहा, मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क यूज करिए। फिर अब बहुवचन का सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, बहुवचन का, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब, ऑब्वियस सी बात है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, आर, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, आर। तो आर, अब ये की इंग्लिश क्या होती, दीज, आर दीज ट्रीज, मतलब जैसे कोई कहता है ना कंफ्यूजन, पागल टाइप के, देखेंगे पेड़, क्या ये पेड़ हैं, ऐसे कहेंगे क्या ये पेड़ हैं, तो वही टाइप, वही सिस्टम यहाँ चल रहा है, क्या ये पेड़ हैं, इज दिस, इज आर दीज अ ट्री, आर दीज ट्रीज, क्या ये पेड़ हैं, आर मतलब हैं, और मतलब हेल्पिंग वर्ब, और क्या भी इसी से इंडिकेट हो रहा है, तो आर दीज मतलब ये, और ट्रीज मतलब पेड़, पेड़ हैं मतलब एक से ज़्यादा है इसलिए ट्री का ट्रीज हो गया है, तो आर दीज ट्रीज, क्या ये पेड़ हैं। अगला देखो, जैसे हमने लिखा, क्या ये तुम्हारी बहनें हैं, वही बेसिक सेंटेंस उठा लो, क्या ये तुम्हारी, अभी किसी ने कभी देखा ना हो, फील करो मेरी बहनों को किसी ने ना देखा हो, एग्जैक्ट आके आ जाए वो लोग और कहें ये तुम्हारी बहनें हैं, क्या ये तुम्हारी बहनें हैं, तो हम बताएंगे ना, क्या ये तुम्हारी बहनें हैं, उनका क्वेश्चन हुआ है, क्या ये तुम्हारी बहनें हैं, तो पहले इसको ट्रांसलेट करते फिर इसका आंसर भी हम देंगे। क्या ये तुम्हारी बहनें हैं, तो बहनें हैं, सेंटेंस प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर, क्योंकि एक से ज़्यादा के लिए हमने क्या बताया था, आर। तो आर दीज, ये के लिए क्या होता है, ये के लिए दीज, तो आर दीज योर सिस्टर्स, क्योंकि बहनें आ रहा मतलब एक से ज़्यादा हैं, आर दीज योर सिस्टर्स, क्या ये तुम्हारी बहनें हैं, आर दीज योर सिस्टर्स, क्या ये तुम्हारी बहनें हैं, तो हम भैया आंसर भी देंगे, आई एम रेडी फॉर द आंसर, है ना, हम आंसर के लिए तैयार हैं, हम आंसर भी देंगे, यस, हाँ ये मेरी, चलो भाई रिप्लाई दे देते हैं ना, वैसे इसमें इसका कोई काम नहीं, हाँ ये मेरी है सेंटेंस इसी में, हाँ ये मेरी बहनें हैं, अब आंसर दो भाई, ये अफर्मेटिव हो गया, प्लूरल नंबर का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, हाँ यस दीज आर माई सिस्टर्स, उन्होंने कहा इज दीज योर सिस्टर्स, सॉरी आर दीज योर सिस्टर्स, क्या ये तुम्हारी बहनें, तो हम कहेंगे यस ऑब्वियसली दीज आर माई सिस्टर्स, क्या कहेंगे, यस ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे क्योंकि यस और ऑब्वियसली का मतलब ही एक ही होता है, तो यस, हाँ दीज आर माई सिस्टर्स, दीज आर माई सिस्टर्स, दीज आर माई सिस्टर्स, हाँ ये मेरी बहनें हैं, क्लियर। अब आगे देखो सेकंड टाइप, तीनों का सेकंड टाइप हम एक साथ करेंगे। सेकंड टाइप मतलब कब क्यों कहाँ जैसे वर्ड क्या आएंगे सेंटेंस के बीच में आएंगे, ये होता है हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, कब क्यों कहाँ जैसे वर्ड सेंटेंस के बीच में आएंगे। जैसे हमने कहा तुम कौन हो, तुम
कौन हो, ठीक है। तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो कौन के लिए क्या इंग्लिश लिखी जाती है, हु। कहते ना हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। तो क्वेश्चन कौन के लिए इंग्लिश क्या होती है, हु। तो सबसे पहले इसको उठाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को उठाएंगे बाबू, हु, फिर हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हु आर यू। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको। कौन हो तुम, कौन हो तुम कौन हो तुम। तो हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। क्वेश्चन करते हैं तुम कौन हो तुम, है ना, कहते नहीं। तो हु आर यू। ठीक, अगला देखो, तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक, तो अगला सेंटेंस देखते हैं। वैसे इसमें सेकंड टाइप बनता नहीं, बहुत कम बनता है। जैसे कहते हैं तुम्हारा क्या नाम है, यही से नॉर्मल ले लेते हैं, तुम्हारा क्या नाम है। सब लोग फर्स्ट टाइम जब किसी से मिलते हैं तो नाम ही पूछते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। अब देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में क्या को किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या को इंग्लिश में किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट से। किससे, व्हाट से। कहते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। बेसिक वर्ड, बेसिक सेंटेंस सबको लर्न होता है। कहते नहीं व्हाट इज योर नेम, कहते हैं माय नेम इज सगुन वर्मा, नाइस नेम, कहते हैं ना। तो वैसे ही व्हाट इज योर नेम, इसका क्या सेंटेंस ट्रांसलेट होगा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, सॉरी व्हाट इज योर नेम, है ना। और शॉर्ट फॉर्म में लोग कहते हैं व्हाट्स योर नेम, इसको पहले करते हैं, व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट इज योर नेम। अब इसी को शॉर्ट में इज को हम लोग, आप ज़्यादातर आपको व्हाट्स मिलेगा, यू, आई, विल, ठीक है। तो देखो व्हाट्स, ये इज इसी में कन्वर्ट हो गई, इज को इसी में कन्वर्ट कर ले, व्हाट्स योर नेम। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको बखूबी ही पसंद आई होगी और हमने पूरी कोशिश की, और आने वाली परिस्थितियों के लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और हम पूरी सी पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंटेशन दे सकें। और आगे भी ऐसे ही क्लासें आपको मिलती रहेंगी, जुड़े रहिए और ऐसे ही हमारी क्लास से अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, और ऐसे ही मेरे साथ हमेशा मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स।